हमारा। और ये सब अगर सुलभ है तो वो वही है दूर दराज के क्षेत्रों में, आदिम क्षेत्रों में, यहाँ जनजातियां या आदिवासी रहते हैं, जहाँ जंगल पहाड़ है, नदियां है, सरोवर है, बहुत स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण वहीं पर आज बचा हुआ है जहाँ पर आदिवासी बसे हुए हैं। हम बौद्धिक पायदानों को पार कर चुके हैं, लेकिन हम पर्यावरण और मानवीय विकास में अभी भी निम्नतम पायदान पर नहीं पहुंच पाए हैं। हमें आदिवासी जीवन शैली से बहुत कुछ सीखना होगा, आदिवासी साहित्य से बहुत कुछ सीखना होगा, क्योंकि वो सबको, पूरी मानवीयता को बचाए हुए है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व आदिवासी दिवस मनाया था। उससे पहले संसार के विकसित और विकासशील देशों ने कई सम्मेलन किए थे। पृथ्वी सम्मेलन किया था, रियो दी जेनेरियो सम्मेलन किया था। इसके अलावा और ये अभी केवड़िया जो हुआ था और गया है वो गुजरात में, वो भी चाइना से ही लगा था, और वो आदिवासियों के सैकड़ों गांवों को बर्बाद करके वहां पर लगाया गया था। आज वो आदिवासी घर के लिए तरस रहे, रहने के लिए तरस रहे, और वहां पर रिसोर्ट और अभ्यारण्य बनाने के लिए आज भी केवड़िया नाम की जगह पर वहां पर उनका विस्थापन कोरोना काल में भी हमारे अच्छे दिनों की सरकार द्वारा वहां पर किया जा रहा है, आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है। तो ये जो विकास आता है वो आदिवासियों का विनाश करने के लिए ही क्यों आता है? आदिवासियों को हमेशा मतलब प्रशासनिक रूप से, राजनीतिक रूप से और शैक्षणिक रूप से हमेशा धकेला गया है, गर्त में डाला गया है, जबकि वो मतलब हर क्षेत्र में शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और स्वास्थ्य के दृष्टि से देखें तो सबसे मजबूत समुदाय या संप्रदाय है। वो कम से कम चीजों में अपना जीवन यापन करते हैं और वो जरूरत के हिसाब से चीजों का उपयोग करते हैं, और अतिरिक्त संग्रह की उनमें कोई लालसा या कोई इच्छा नहीं होती। ये हमारे आदिम प्रदेशों में जाकर आप सभी देख सकते हैं। और पूरे भारत में आदिवासी बसे हुए हैं, चाहे उत्तर पूर्वी राज्य हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे केरल हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे गुजरात हो, हम आदिवासी पूरे भारतवर्ष में बसे हुए हैं। और हमें बेहद गर्व है कि भारत की जो सभ्यता और संस्कृति का जो अनमोल गुलदस्ता, रंगीन जो गुलदस्ता, जो हमारी जो पहचान है, हमारी भाषाओं के साथ, हमारी संस्कृति के साथ, हमारे खान-पान के साथ, हमारे पर्यावरण के साथ, हमारे जो जीवन मूल्य, उन जीवन मूल्यों के साथ, जीवों और जीनों दिनों के साथ, और हर जीव जंतु, हर पशु पक्षी, हर पेड़ पौधों को महत्व देते हुए उनकी रक्षा करने के साथ जो भारतीय संस्कृति का विश्व में सर्वश्रेष्ठ नाम है, वो हम सभी आदिवासियों के कारण ही है। क्योंकि आज भी आपको गाय भी मिल जाएगी, भैंस भी मिल जाएगी, बकरियां भी मिल जाएगी, मुर्गियां भी मिल जाएगी, और सुअर भी मिल जाएंगे, और भी कई तरह के जानवर और हजारों लाखों पक्षी भी उनके खेत खलिहानों में, उनके घरों में और उनके आसपास आपको देखने को बहुत बड़े बड़े प्राकृतिक अभ्यारण्य, और जितने भी आपने ये जो बहुत बड़े बड़े अभ्यारण्य देखे हैं या गार्डन देखे हैं, और जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बहुत बड़े बड़े सेंचुरीज जो बने हुए हैं, वो आदिवासियों के क्षेत्रों में या उनके आसपास में ही बने हुए हैं, महानगरों में नहीं है। महानगरों में बने हुए हैं तो वहां पर आने वाले जो जानवर है, पशु पक्षी है, वो सभी उन्हीं आदिम प्रदेशों से आए हैं जहाँ पर आदिवासियों ने उनके रचाव और बचाव के साथ, अपने जीवन के साथ, अपने अस्तित्व की भी वो संघर्ष करते हुए अपने अस्तित्व को बचाए हुए हैं। आदिवासियों का जो इतिहास है
वो काफ़ी पुराना है और वो आज से नहीं, हजारों सैकड़ों लाखों सालों से जीवन यापन करते हुए हर आपदाओं से, हर प्रशासनिक कूटनीतियों से सामना करते हुए वो आज भी संसार में अपने अस्तित्व के साथ वो सभी के अस्तित्व को बचाने में प्रयास लगे हुए हैं। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व आदिवासी दिवस के साथ आदिवासी अधिकार दिवस की भी घोषणा की है। और आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि 2019 वाला जो वर्ष है, उस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र संघ ने आदिवासी भाषा वर्ष या आदिवासियों की भाषा को संरक्षण देने का वर्ष घोषित किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि हमारी जो मातृभाषा है, हमारी जो बोलियां, उसमें ही हमारी संस्कृति है, हमारा इतिहास है, हमारा रहन सहन है, हमारा खान पान है, हमारा भौगोलिक प्रदेश है, हमारी जो जीवन शैली है, हमारे जो जीवन मूल्य है, वो सभी उन्हीं मातृभाषाओं में अभी तक बचा हुआ है। और ये मातृभाषाओं के रूप में हमारा जो साहित्य है, वो साहित्य हमेशा अधिकतर मौखिक रूप में ही रहा। संसार के सभी आदिवासियों का साहित्य मौखिक रूप में अपार, प्रचुर और अखंड मात्रा में है, जिसको समझना बेहद जरूरी है। लिखित रूप में बहुत कम है। और आदिवासी साहित्य के बारे में हम जानना चाहेंगे तो आदिवासी साहित्य हिंदी साहित्य में 3 प्रकार से, या आदिवासी साहित्य में 3 नामों से या 3 प्रकार से जाना जाता है। पहला वो साहित्य जो आदिवासियों के बारे में लिखा गया, यानी वो लोग जो आदिवासी नहीं है लेकिन आदिवासियों से वो मानवीय, पूरे पर्यावरण या जल जंगल जमीन या पूरी मानवता को बचाने के लिए संवेदनशील है, उन्होंने लिखा है। और वो लोग जो खुद आदिवासी हैं जो लिख रहे हैं, वो दूसरे नंबर पर। तीसरा साहित्य वो है जो आदिवासियों की मातृभाषाओं में लिखा गया है। अब आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि लोग या हिंदी साहित्य में कहते हैं आदिवासी नया साहित्य है। मैं कहना चाहूंगी कि आदिवासी नया साहित्य नहीं है। संसार, भारत का क्या, इस संसार का सबसे पुराना और सबसे अपार और अकूत भंडार है आदिवासी साहित्य। बशर्ते हम उनकी मातृभाषाओं को जाने, हम उनके परंपराओं, रीति रिवाजों, उनके इतिहास और संस्कृति को जाने, तभी हम जान पाएंगे कि आदिवासी साहित्य कब से लिखा गया। हमारे जो ग्रंथ है, हमारे जो पौराणिक धर्म ग्रंथ है, उन सब में आदिवासियों का उल्लेख आता है। तो बताइए आदिवासियों का साहित्य नया कैसे हुआ? अधिकांश हिंदी साहित्य में या अंग्रेजी साहित्य में या किसी और साहित्य में कहा गया कि 80 के दशक में या 90 के दशक में ये एक विमर्श के रूप में आया। विमर्श नहीं है, ये पूरी मानवता को बचाने का साहित्य है। ये पूरे जनजीवन की आधारशिला जो अब तक बचाए हुए है और आने वाले समय में भी ये सबको बचाएगा। अगर हम इसको बचाएंगे तो हम अपने आप को भी बचाएंगे और हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी बचाएंगे। क्योंकि 1 साल से हम देख चुके हैं, कोरोना काल में हम बिल्कुल ही कर्तव्य विमूढ़ हो चुके हैं। हमारी जो मैदा थी वो सिमट गई है घर की 4 दीवारी में। हम उसके आगे सोच नहीं पा रहे। हम अपने आप को बचाने के लिए जितना भी हो सके ऑनलाइन या नेट की सुविधाओं का इस्तेमाल करके अपना जो रोजमर्रा के जो दिनचर्या के जो कार्य हैं, सर्विस के जो कार्य हैं, पढ़ाई लिखाई के जो कार्य हैं, जो वार्तालाप के जो कार्य हैं, वो इसके माध्यम से ही कर रहे हैं। हम कम से कम बाहर जाते हैं। कम से कम बाहर जाते हैं या लोगों से मेल मुलाकात कर पा रहे हैं, तो हमें समझना होगा कि आने वाले समय में हमें किन किन विपदाओं का सामना करना होगा। इसीलिए आदिवासियों को मिलकर सहेजना होगा। इसीलिए जो मैं कहना चाहूंगी कि जो भाषा है वो बहुत बड़ी विरासत है और मानव की उत्पत्ति से लेकर आज तक इसमें हजारों लाखों सालों से बहुत विकास हुआ है। और उस विकास की उपज हम है कि
कभी तो हम गुफाओं में रहते थे, पहाड़ों में रहते थे, पत्थर से आग जलाते थे, लेकिन आज हम इस मीडिया के माध्यम से देश भर में एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं। तो पहले भी थी ना, चल रही थी। परमजीत जी, आपसे सवाल है। जी सर। हाँ जी सर, पूछिए। आवाज नहीं आ रही थी, अब सही आ रही है, बोलिए। स्टार्ट करो। नमस्कार। पूर्वोत्तर हिंदी साहित्य अकादमी की संस्थापिका रीता सिंह जी सर्जना जी का तहे दिल से बेहद आभार और अभिनंदन कि मुझे आदिवासी समाज के बारे में और साहित्य के बारे में अपनी जानकारी रखने का मौका दिया है। और मुझे बेहद गर्व हो रहा है कि साहित्य वो सेतु है जो हम सबको साथ लेके चलता है, और इस साहित्य के सागर में हम सब वैश्विक रूप में गोते लगाते हुए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और पूर्वोत्तर हिंदी साहित्य का बहुत अकादमी का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। उन्होंने हिंदी भाषी राज्यों को हिंदी भाषी राज्यों से जोड़ के रखा है, या पूरे साहित्य को पूरे देश भर में पहुंचाने का बहुत शानदार तरीके से, बहुत प्रभावशाली शैली में, बहुत संयोजक तरीके से वो अपने साहित्य के साथ भारतीय सभ्यता, संस्कृति, भारतीय जीवन मूल्य सभी का प्रचार प्रसार करने में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, जोहार करती हूँ, क्योंकि हम आदिवासियों की जो अभिवादन शैली है वो जोहार शब्द से शुरुआत होती है। जोहार का मतलब है ये सबका कल्याण करने वाली प्रकृति की जय हो, और इस प्रकृति के बिना हम सबका किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। जैसा कि मेरा विषय है आदिवासी समाज और साहित्य, तो मैं उसी पे आना चाहूंगी कि आदिवासी कौन है। आदिवासी वो है जिनको अलग अलग साहित्य में अलग अलग नामों से परिभाषित किया गया। कहीं पर ट्राइब्स का है, कहीं अबोरिजिनल का है, कहीं एनिमिस्ट का है, कहीं ट्राइब्स का है, कहीं जनजाति का है, कहीं आदिम जाति का है, कहीं वन्य जनजातियां का है, और कहीं घुमंतु घुमक्कड़ जातियां भी कहा गया है। तो मैं बताना चाहूंगी कि आदिवासी जो है वो सार्वभौमिक है। वो भारत में ही नहीं, पूरे संसार के 195 देशों में से 90 देशों में रहते हैं, और इन 90 देशों में हम आदिवासियों की संख्या जो है वो है 37 करोड़। इन 37 करोड़ आबादी आदिवासियों की है। इनके 5000 समुदाय है या समाज है या संप्रदाय है, और इनकी 7000 मातृभाषाएं और बोलियां हैं। तो सोचिए, आदिवासी समाज और आदिवासी साहित्य और आदिवासी संस्कृति, आदिवासी जीवन शैली कितनी विस्तृत और व्यापक है। वो पूरी दुनिया में बसे हुए हैं, पूरी दुनिया के पर्यावरण को, जल जंगल जमीन को, पूरी मानवीयता को बचाए हुए हैं। आदिवासियों का पूरे संसार के जीवन की रक्षा में बहुत बड़ा योगदान है, और इस योगदान को संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनेस्को ने भी स्वीकार किया है, और 1993 में इसलिए विश्व आदिवासी दिवस की घोषणा की गई थी। 9 अगस्त को हमेशा विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है, और पिछले साल हमने इसकी रजत जयंती यानी 25 वर्ष मनाए थे। इस बार 26 वर्ष हो चुके हैं विश्व आदिवासी दिवस मनाते हुए। और मैं बताना चाहूंगी कि आदिवासी दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसलिए की थी, आप लोगों ने जाना होगा, देखा होगा, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, पर्यावरण का बहुत
विकास के नाम पर विनाश किया जा रहा है और हम सबका जीवन काफी विपदाओं से, काफी संकटों से, काफी समस्याओं से घिर गया है। महानगर में रहने वाले सभी जनजीवन इससे भलीभांति परिचित है। उनको शुद्ध वायु नहीं मिल पा रही, उनको शुद्ध खाद्य पदार्थ नहीं मिल पा रहे और उनको शुद्ध पेयजल भी सुलभ नहीं हो पा रहा। और ये सब अगर सुलभ है तो वो वही है दूर दराज के क्षेत्रों में, आदिम क्षेत्रों में, यहाँ जनजातियां या आदिवासी रहते हैं, जहाँ जंगल पहाड़ है, नदियां है, सरोवर है, बहुत स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण वहीं पर आज बचा हुआ है जहाँ पर आदिवासी बसे हुए हैं। हम बौद्धिक पायदानों को पार कर चुके हैं, लेकिन हम पर्यावरण और मानवीय विकास में अभी भी निम्नतम पायदान पर नहीं पहुंच पाए हैं। हमें आदिवासी जीवन शैली से बहुत कुछ सीखना होगा, आदिवासी साहित्य से बहुत कुछ सीखना होगा, क्योंकि वो सबको, पूरी मानवीयता को बचाए हुए है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व आदिवासी दिवस मनाया था। उससे पहले संसार के विकसित और विकासशील देशों ने कई सम्मेलन किए थे। पृथ्वी सम्मेलन किया था, रियो दी जेनेरियो सम्मेलन किया था, इसके अलावा भी बहुत सारे सम्मेलन हुए थे और उन सभी सम्मेलनों का निष्कर्ष ये निकला था कि विकास और औद्योगिकीकरण में हम सब आज विनाश के कगार पर पहुंच चुके हैं। इसीलिए ब्लैक होल, पर्यावरण जो गर्म हो रहा है, बर्फ ग्लेशियर जो पिघल रहे हैं और प्रदूषित वातावरण जो पूरी मानवीयता को या आने वाली पीढ़ियों को, क्या हम सबको भी आज घेर चुका है। और ये कोरोना महामारी ने इसको बिल्कुल चरितार्थ कर दिया है कि आज हम ऑनलाइन वेबिनार कर रहे हैं या ऑनलाइन अपनी गतिविधियां संचालित कर रहे हैं। पूरा 1 साल होने को आया संसार में कोरोना को प्रवेश किए हुए, और ये कोरोना आने का सबसे बड़ा कारण ही है कि हमने बौद्धिक विकास तो कर लिया, मानसिक विकास तो कर लिया, लेकिन पर्यावरण और पूरी वन्य जीव जंतुओं का विनाश इसकी नींव पर रखा है। तो हमें सबको बचाने के लिए सबसे पहले जल जंगल जमीन को बचाना होगा। जल जंगल जमीन को बचाने के लिए हमें आदिवासियों को अपने साथ रखना होगा और उनको भी बचाना होगा, क्योंकि विकास के नाम पर पूरे संसार में आदिवासियों की तबाही आती है। और विकास जो होता है वो शहरी मध्यम वर्ग या बुद्धिजीवी वर्ग का होता है, लेकिन आदिवासियों को विनाश के कगार पे धकेल कर उनको विस्थापन, अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, कई तरह की बहुत भयानक समस्याओं से ग्रसित होना पड़ता है। और ये हम देश में देख रहे हैं। जैसा कि मैं बता रही थी कि विश्व में 37 करोड़ आदिवासी रहते हैं, उनकी 5000 समुदाय हैं और 7000 इनकी भाषाएं हैं। विश्व के सबसे ज्यादा आदिवासी, आपको जान के खुशी होगी कि भारत में रहते हैं। संसार के सबसे सर्वाधिक आदिवासी भारत में रहते हैं और भारत में इनकी संख्या 2011 के अनुसार लगभग 12 करोड़ के आसपास थी, लेकिन अब ये 15 और 20 करोड़ के आसपास है, क्योंकि हर 10 साल में जनगणना होती है और 2011 में जनगणना हुई थी। अब 20-21 चल रहा है, कोरोना आ चुका है, नहीं तो 20 में ये जनगणना शुरू हो जानी थी, अभी तक नहीं हुई है, 21 में हो जाएगी। तो 10 साल में सोचिए सबकी आबादी कितनी बढ़ी हुई होगी। तो ये जो भारत की कुल आबादी का 8.5% आदिवासियों का है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार है। नए आंकड़ों में यह मतलब काफी कुछ बढ़कर आने वाली है। तो मैं कहना चाहूंगी कि जो आदिवासी है वो इस देश में ही नहीं, सारे संसार के देशों में बसे हुए हैं, पूरे जल जंगल जमीन के साथ पूरे पर्यावरण को, पूरे खनिज संसाधनों को बचाए हुए हैं। लेकिन जो पूंजीपति है या जो उद्योगपति है या सत्ता के जो शासक है, वो धन के लालच में, ऐश्वर्य के लालच में या विकास के नाम पर उनको मतलब मौत के कगार में या तबाही में उनको धकेल देते हैं। और हम देश भर के कई उदाहरण देख चुके हैं, बेलाडीला का उदाहरण देख चुके हैं, छत्तीसगढ़ का, बस्तर का, झारखंड का, और ये अभी केवड़िया जो हुआ था। और ऐसे तो चाइनीज चीजों का हमारे राष्ट्र के नायक विरोध करवाते हैं कि चाइनीज चीजें मत खरीदिए, 10, 20, 50, 100, 1000 रुपए की चीजें आने वाली। लेकिन आप लोगों को पता होगा 3000 करोड़ का जो स्टैचू लगाया गया है वो गुजरात में, वो भी चाइना से ही लगा था और वो आदिवासियों के सैकड़ों गांवों को बर्बाद करके वहां पर लगाया गया था। आज वो आदिवासी घर के लिए तरस रहे, रहने के लिए तरस रहे, और वहां पर रिसोर्ट और अभ्यारण्य बनाने के लिए आज भी केवड़िया नाम की जगह पर वहां पर उनका विस्थापन कोरोना काल में भी हमारे अच्छे दिनों की सरकार द्वारा
वहां पर किया जा रहा है, आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है। तो ये जो विकास आता है वो आदिवासियों का विनाश करने के लिए क्यों आता है? आदिवासियों को हमेशा मतलब प्रशासनिक रूप से, राजनीतिक रूप से और शैक्षणिक रूप से हमेशा धकेला गया है, गर्त में डाला गया है, जबकि वो मतलब हर क्षेत्र में शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और स्वास्थ्य के दृष्टि से देखें तो सबसे मजबूत समुदाय या संप्रदाय है। वो कम से कम चीजों में अपना जीवन यापन करते हैं और वो जरूरत के हिसाब से चीजों का उपयोग करते हैं और अतिरिक्त संग्रह की उनमें कोई लालसा या कोई इच्छा नहीं होती। ये हमारे आदिम प्रदेशों में जाकर आप सभी देख सकते हैं। और पूरे भारत में आदिवासी बसे हुए, चाहे उत्तर पूर्वी राज्य हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे केरल हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे गुजरात हो, हम आदिवासी पूरे भारतवर्ष में बसे हुए हैं। और हमें बेहद गर्व है कि भारत की जो सभ्यता और संस्कृति का जो अनमोल गुलदस्ता, रंगीन जो गुलदस्ता, जो हमारी जो पहचान है, हमारी भाषाओं के साथ, हमारी संस्कृति के साथ, हमारे खान पान के साथ, हमारे पर्यावरण के साथ, हमारी जो जीवन मूल्य है, उन जीवन मूल्यों के साथ, जीवों और जीनों दिनों के साथ, और हर जीव जंतु, हर पशु पक्षी, हर पेड़ पौधों को महत्व देते हुए उनकी रक्षा करने के साथ जो भारतीय संस्कृति का विश्व में सर्वश्रेष्ठ नाम है, वो हम सभी आदिवासियों के कारण ही है। क्योंकि आज भी आपको गाय भी मिल जाएगी, भैंस भी मिल जाएगी, बकरियां भी मिल जाएगी, मुर्गियां भी मिल जाएगी और सुअर भी मिल जाएंगे, और भी कई तरह के जानवर और हजारों लाखों पक्षी भी उनके खेत खलिहानों में, उनके घरों में और उनके आसपास आपको देखने को बहुत बड़े बड़े प्राकृतिक अभ्यारण्य, और जितने भी आपने ये जो बहुत बड़े बड़े अभ्यारण्य देखे हैं या गार्डन देखे हैं, और जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बहुत बड़े बड़े सेंचुरीज जो बने हुए हैं, वो आदिवासियों के क्षेत्रों में या उनके आसपास में ही बने हुए हैं, महानगरों में नहीं है। अगर महानगरों में बने हुए हैं तो वहां पर आने वाले जो जानवर है, पशु पक्षी है, वो सभी उन्हीं आदिम प्रदेशों से आए हैं जहां पर आदिवासियों ने उनके रचाव और बचाव के साथ, अपने जीवन के साथ, अपने अस्तित्व की भी वो संघर्ष करते हुए अपने अस्तित्व को बचाए हुए हैं। आदिवासियों का जो इतिहास है वो काफी पुराना है और वो आज से नहीं, हजारों, सैकड़ों, लाखों सालों से जीवन यापन करते हुए, हर आपदाओं से, हर प्रशासनिक कूटनीतियों से सामना करते हुए वो आज भी संसार में अपने अस्तित्व के साथ, वो सभी के अस्तित्व को बचाने में प्रयास लगे हुए हैं। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व आदिवासी दिवस के साथ आदिवासी अधिकार दिवस की भी घोषणा की है। और ये आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि 2019 वाला जो वर्ष है, उस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र संघ ने आदिवासी भाषा वर्ष या आदिवासियों की भाषा को संरक्षण देने का वर्ष घोषित किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि हमारी जो मातृभाषा है, हमारी जो बोलियां, उसमें ही हमारी संस्कृति है, हमारा इतिहास है, हमारा रहन सहन है, हमारा खान पान है, हमारा भौगोलिक प्रदेश है, हमारी जो जीवन शैली है, हमारे जो जीवन मूल्य है, वो सभी उन्हीं मातृभाषाओं में अभी तक बचा हुआ है। और ये मातृभाषाओं के रूप में हमारा जो साहित्य है, वो साहित्य हमेशा अधिकतर मौखिक रूप में ही रहा। संसार के सभी आदिवासियों का साहित्य मौखिक रूप में अपार, प्रचुर और अखंड मात्रा में है, जिसको सहेजना बेहद जरूरी है। लिखित रूप में बहुत कम है। और आदिवासी साहित्य के बारे में हम जानना चाहेंगे तो आदिवासी साहित्य हिंदी साहित्य में 3 प्रकार से, या आदिवासी साहित्य में 3 नामों से या 3 प्रकार से जाना जाता है। पहला वो साहित्य जो आदिवासियों के बारे में लिखा गया, यानी वो लोग जो आदिवासी नहीं है लेकिन आदिवासियों से वो मानवीयता का संबंध रखते हैं और पूरे पर्यावरण या जल जंगल जमीन या पूरी मानवता को बचाने के लिए संवेदनशील है, उन्होंने लिखा है। और वो लोग जो खुद आदिवासी हैं जो लिख रहे हैं, वो दूसरे नंबर पर। तीसरा साहित्य वो है जो आदिवासियों की मातृभाषाओं में लिखा गया है। अब आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि लोग या हिंदी साहित्य में कहते हैं कि आदिवासी नया साहित्य है। मैं कहना चाहूंगी कि आदिवासी नया साहित्य नहीं है। इस संसार, भारत का क्या, इस संसार का सबसे पुराना और सबसे अपार और अकूत भंडार है आदिवासी साहित्य।
बशर्ते हम उनकी मातृभाषाओं को जाने, हम उनके परंपराओं, रीति रिवाजों, उनके इतिहास और संस्कृति को जाने, तभी हम जान पाएंगे कि आदिवासी साहित्य कब से लिखा गया। हमारे जो ग्रंथ है, हमारे जो पौराणिक धर्म ग्रंथ है, उन सब में आदिवासियों का उल्लेख आता है। तो बताइए, आदिवासियों का साहित्य नया कैसे हुआ? अधिकांश हिंदी साहित्य में या अंग्रेजी साहित्य में या किसी और साहित्य में कहा गया कि 80 के दशक में या 90 के दशक में ये एक विमर्श के रूप में आया। विमर्श नहीं है, ये पूरी मानवता को बचाने का साहित्य है। ये पूरे जनजीवन की आधारशिला है जो अब तक बचाए हुए है और आने वाले समय में भी ये सबको बचाएगा। अगर हम इसको बचाएंगे तो हम अपने आप को भी बचाएंगे और हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी बचाएंगे। क्योंकि 1 साल से हम देख चुके हैं, कोरोना काल में हम बिल्कुल की कर्तव्य विमूढ़ हो चुके हैं। हमारी जो मेधा थी वो सिमट गई है घर की 4 दीवारी में। हम उसके आगे सोच नहीं पा रहे। हम अपने आप को बचाने के लिए जितना भी हो सके ऑनलाइन या नेट की सुविधाओं का इस्तेमाल करके अपना जो रोजमर्रा के जो दिनचर्या के जो कार्य हैं, सर्विस के जो कार्य हैं, पढ़ाई लिखाई के जो कार्य हैं, जो वार्तालाप के जो कार्य हैं, वो इसके माध्यम से ही कर रहे हैं। हम कम से कम बाहर जाते हैं या लोगों से मेल मुलाकात कर पा रहे हैं। तो हमें समझना होगा कि आने वाले समय में हमें किन किन विपदाओं का सामना करना होगा। इसीलिए आदिवासियों की जो साहित्य है, उनकी जो संस्कृति है, उनका जो इतिहास है, वो हम सबको मिलकर सहेजना होगा। इसीलिए जो मैं कहना चाहूंगी कि जो भाषा है वो बहुत बड़ी विरासत है और मानव की उत्पत्ति से लेकर आज तक इसमें हजारों लाखों सालों से बहुत विकास हुआ है। और उस विकास की उपज हम है कि कभी तो हम गुफाओं में रहते थे, पहाड़ों में रहते थे, पत्थर से आग जलाते थे, लेकिन आज हम इस मीडिया के माध्यम से पूरे देश भर में एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, जानकारी शेयर कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूंगी कि जो भाषा है वो मैसेज को कर दे एक बार, कोई डिस्टर्बेंस आ जाओ। नमस्कार। पूर्वोत्तर हिंदी साहित्य अकादमी की संस्थापिका रीता